गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 3 पर आ जाइए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट से रिलेटेड प्रश्नों पर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस टेस्ट का पीडीएफ जो है आप नाइट तक या मॉर्निंग तक टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु जल संधि निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है? भारत, पाकिस्तान, चीन। सिंधु जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो चाइना को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यह विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली एक संधि है जिस पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री यानी उस समय के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि दोनों देश, ठीक है, दोनों देशों में जो बहने वाली सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, उनके पानी का उपयोग, उनके जल का उपयोग जो है किस प्रकार किया जाएगा। इसके तहत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया और भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग्य कृषि और घरेलू उपयोग को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदियों जैसे कि रावी हो गई, व्यास हो गई, सतलज हो गई, इनको जो है अप्रतिबंधित जल के उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया। ठीक है, सिंधु, चेनाब, झेलम को पाकिस्तान और रावी, व्यास और सतलज को भारत। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वैक्यूम बम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, यहां पर बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, यह व्यापक एवं उच्च तापमान वाले विस्फोटक के लिए हवा से ऑक्सीजन का उपयोग करता है, वैक्यूम बम, और यह पारंपरिक बम की तुलना में काफ़ी हद तक तबाही का कारण बन सकता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो वैक्यूम बम, जिन्हें एरोसॉल बम या ईंधन वायु विस्फोटक या थर्मोबैरिक हथियार के रूप में भी जाना जाता है, उच्च तापमान वाले बड़े विस्फोटक के लिए वायु से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और थर्मोबैरिक हथियार पारंपरिक बम की तुलना में बहुत अधिक विनाशकारी होते हैं, दूसरा भी सही है। नंबर 3 पर आ जाइए। डे लाइट हार्वेस्टिंग से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। यह उपलब्ध सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश से जुड़ी ऊर्जा लागत को बचाने की एक विधि है और यह अंतरिक्ष में उपलब्ध प्राकृतिक प्रकाश की मात्रा के जवाब में प्रकाश की चमक को स्वचालित, ठीक है, स्वचालित रूप से या कम या समायोजित करती है। स्वचालित रूप से कम या समायोजित करती है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो डे लाइट हार्वेस्टिंग प्रकाश से जुड़ी ऊर्जा लागत को बचाने का एक तरीका है। इसमें उपलब्ध सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। सौर ऊर्जा स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश के रूप में 45% ऊर्जा होती है और इसका उपयोग जो है दिन में लगभग 9 से 11 घंटे के लिए भवन में रोशनी करने हेतु किया जा सकता है और यह वर्तमान इमारतों के लिए टिकाऊ प्रकाश डिज़ाइन के रूप में उपयोग की जाने वाली सबसे उन्नत तकनीकों में से एक है और यह अंतरिक्ष में उपलब्ध प्राकृतिक प्रकाश की मात्रा के स्थान पर प्रकाश की चमक को स्वचालित रूप से कम या समायोजित करती है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय वन सेवा आईएफएस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, ये तीनों की तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार है और भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं में भारत की 3 सिविल सेवाएं शामिल हैं और वो हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कुछ 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। डुगोंग यानी सीकाऊ शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो विशेष रूप से समुद्र में पाई जाती है और भारत में डुगोंग केवल कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है और डुगोंग को IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। डुगोंग के बारे में पढ़ा होगा पिछली बार, उससे पहले भी हमने टेस्ट सीरीज में कई बार प्रश्न बनाया है। तो डुगोंग या सीकाऊ, ठीक है, समुद्री गाय भी इसको बोलते हैं, शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो विशेष रूप से समुद्र में पाई जाती है, करेक्ट है स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है डुगोंग केवल कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, ठीक है,
तो गलत है, केबल वाले स्टेटमेंट गलत ही होते हैं अधिकतर। और IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड नहीं है, ना ये एंडेंजर्ड है ना ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये तो वुल्नरेबल है। तो गलत हो गया, दूसरा भी स्टेटमेंट केवल पहले ही सही है। तो डुगोंग, जिसे सीकाओ भी कहा जाता है, एक शाकाहारी स्तनपायी प्रजाति है जो भारत सहित भारत के समुद्र में विशेष रूप से रहती है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। डुगोंग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनकी आबादी में अगर कमी आती है तो खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा। डुगोंग भारत में आपको मिलेगी मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी। तो गलत है स्टेटमेंट दूसरा वाला, वो केबल वाला। अगर इसकी संकटग्रस्त संरक्षण स्थिति को हम देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल है, मतलब संवेदनशील है। तो तीसरा भी गलत हो गया, वहाँ एंडेंजर्ड लिखा था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है और साइट्स के परिशिष्ट 1 में इसको शामिल किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही सारथी मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रिप्टो करेंसी बाजार, विदेश से प्रेषण स्थानांतरित करना और पूंजी बाजार में निवेशक को शिक्षित करना या महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है सारथी मोबाइल एप्लीकेशन। देखिए सारथी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो है पूंजी बाजार में निवेशक को शिक्षित करना, सी। तो हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने निवेशकों को शिक्षित करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन सारथी लॉन्च की है। ठीक है, इसका उद्देश्य है निवेशक के बीच प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। और यह जो एप्लीकेशन है KYC प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड, हालिया बाजार के विकास, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में भी बताएगा। नंबर 7 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर द्वारा की गई थी और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो है कहाँ पर ये? नीदरलैंड के हेग में। सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर द्वारा की गई थी और इसने अप्रैल 1946 से काम करना शुरू किया। तो पहला दूसरा दोनों करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे, है क्या ये? धर्म गार्जियन, मालाबार, जिमैक्स, सिन्यू मैत्री। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच हैं। जिमैक्स तो है भारत और जापान के बीच, लेकिन थर्ड केवल 3 वाला तो ऑप्शन ही नहीं कोई। सिन्यू मैत्री भी भारत जापान के बीच है। 3-4 है क्या? 3-4 से अधिक है। धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के बीच है। 1-3-4 है क्या? है। लेकिन मालाबार भी तो भारत जापान के बीच है। तो 1 2 3 4 हो गया, डी। तो हाल ही में भारत जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 आयोजित किया गया। देखिए अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वर्ष 2018 से भारत में आयोजित किया जा रहा है। और भारत और जापान के बीच अगर अन्य सैन्य अभ्यास की बात करें तो एक है मालाबार, एक है जिमैक्स और एक है सिन्यू मैत्री। जो सिन्यू मैत्री है वो वायुसेना है और जो जिमैक्स है वो नौसेना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया है और भारत ने वर्ष 2022 में अपने समग्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा स्कोर में सुधार किया है। सुधार किया है या भारत की स्थिति खराब हो गई है 2022 में? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है हर साल, ये सही है स्टेटमेंट। और भारत ने वर्ष 2022 में अपने समग्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा स्कोर में सुधार किया है, ये भी सही है। दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो वर्ष 2022 में अमेरिका जो है 95% अंक के साथ इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, भारत वाला स्टेटमेंट होना चाहिए ना। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। इसमें एक्सप्लेनेशन में एक लाइन छूट गई है भारत से रिलेटेड वाली। ठीक है, भारत ने सुधार किया है इसमें, ये सही है स्टेटमेंट। और टॉप शीर्षक को भी याद रखिएगा, मतलब जो शीर्ष पर है उसको याद रखिएगा। US इसमें शीर्ष पर है 2022 में 95.4% अंक के साथ।
10वां प्रश्न है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और इस मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से की थी, यानी पहले ही कर दी थी और लॉन्च कर दिया सितंबर 2021 में अगले साल को। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को सितंबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है सभी भारतीय नागरिकों को अस्पताल, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य कार्ड तक पहुंचने में मदद करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना। इस मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से की थी और यह पायलट परियोजना 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये 10 ही प्रश्न ऐड थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विस स्टडी के। यूपीपीएससी की भी टेस्ट सीरीज साथ साथ चल रही है, उसका भी लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।